अच्छा, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start with a new topic in the chapter number 2, जो हम सोशल परसेप्शन के बारे में पढ़ रहे थे, नेम्ड इमोशन। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके अंदर हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है, कोई भी चीज़ थी उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, फिर उसकी टाइप्स वगैरह पढ़ते थे और थेरीज पढ़ते थे। इमोशन में भी ऐसे ही करना है। इमोशन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसकी जो थेरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एनाटॉमी और ब्रेन थोड़ा सा उसको टच किया गया है। अब चूँकि आपकी सोशल साइकोलॉजी है तो ऑब्वियसली आई विल नॉट गो इन डेप्थ, ठीक, एक हल्का सा टच ज़रूर दूंगी। तो जिसमें एनाटॉमी ऑफ ब्रेन हो गया, एनाटॉमी का मतलब होता है जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन है कि हमारे इमोशंस में हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, या हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हमारे फिजिकल, ना सिर्फ फिजिकल बल्कि साइकोलॉजिकल सिचुएशन भी लोगों को नज़र आती है, साफ जाहिर होता है हमारे फेस के ऊपर, हमारी जो अपेरेंट बॉडी है उसके ऊपर, हमारे फेस पर हमारे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम इमोशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इमोशन एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो जिसका मतलब होता है स्टेर अप या एजिटेट और एक्साइट करना किसी भी चीज़ को। एक्साइटमेंट, फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है किसी बात की, तो आप क्या करते हैं, खुशी से उछलने लग जाते हैं। 10 में से 9 लोग तो ऐसे ही होते हैं कि वो खुशी से उछलने लग जाते हैं। कोई एक दो बंदे होते हैं जो जिनका अपने ऊपर कंट्रोल होता है, इसे सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ पे खुश होते हैं या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इन केस, तो क्या होता है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं उसके ऊपर साफ नज़र आ रहा होता है कि ये बंदा खुश है, ये बंदा उदास है, या इसने अभी रोना शुरू कर देना है। ये सारे इमोशन की टाइप आती है। स्टेयर अप का मतलब होता है हिला देना। इमोशंस जब हम अपने एक्सट्रीम पर होते हैं इमोशंस के, तो हमारे जो बॉडी में हमारे नर्वस सिस्टम जो काम कर रहा होता है थ्रू न्यूरॉन्स, वो इतने एक्साइटेड मैसेजेस भेजता है टू ब्रेन कि हमारे एक्सप्रेशंस जो है वो इजीली देखे जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं। आपने सिर्फ ये जो पैराग्राफ जो मैंने किया ना, आपने सिर्फ ये करना है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने नहीं करनी क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप करना चाहें तो आप कर लें। मैं बता दूंगी कि ये चीज़ें नहीं करनी, जस्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, कि क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा ये काम था तो क्यों हुआ था, तो आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं है वो मैं आपको बता दूंगी। पहले आपने सिर्फ ये एक डेफिनेशन करनी है, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, ब्रीफ सी। इसके बाद आपने इसको स्किप कर देना है। खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लें। जैसे पता है इमोशंस आर फीलिंग दैट जनरली हैव बोथ फिजियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। देखें वही बात आ गई, फिजियोलॉजिकल मतलब आपकी जो फिजिकल चेंजेस आते हैं, एंड कॉग्निटिव एलिमेंट्स। मैंने आपको पहले बताया था कि कॉग्निटिव कॉग्निशन से निकला है। कॉग्निशन का मतलब होता है आपका ब्रेन, जो आपके ब्रेन में चीज़ें हो रही होती हैं, चेंजेस आ रही होती हैं, उसे कॉग्निटिव चेंजेस बोलते हैं। और वो एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं इन चेंजेस के पीछे, उन्हें कॉग्निटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इमोशंस एक ऐसी फीलिंग का नाम है जिसमें हमारे फिजियोलॉजिकल, हमारी जो फिजिकल अपेयरेंस होती है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी, खुशी में इंसान कैसे बिहेव करता है, जब उदास होता है तब कैसे बिहेव करता है। ठीक, आपने आपका कोई वाइवा है फॉर एग्जांपल, एग्जामिनर आपको बुलाता है तो एकदम आपका दिल जो है तेज हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ठीक, और या फिर आपको पसीने आने लग जाते हैं, आपको फील होता है कि आपके ब्लड इज रनिंग इन योर वेन्स। ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कॉग्निटिव एलिमेंट्स की वजह से, विच इन्फ्लुएंस बिहेवियर। यहाँ तक ये डेफिनेशन थी इमोशंस की। इन शॉर्ट अगर हम इमोशन के बारे में बात करें, इज डिफाइंड एज एक्सपीरियंस दैट है सब्जेक्टिव फीलिंग। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव मतलब इंडिविजुअल। हम साइकोलॉजी जब पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे सब्जेक्टिव को एज इंडिविजुअल लेंगे। सब्जेक्टिव जो इंसान होता है, और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट से निकला है जब हम किसी चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आप खुद एक सब्जेक्ट होते हैं। तो इमोशन जो है वो एक्सपीरियंस होता है जिसमें सब्जेक्टिव फीलिंग होती हैं, कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन होती है। कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन किया आपने, कोई चीज़, आपने कोई चीज़ फील की, और मैम ये हमें वो पिक्चर चेंज नहीं हो रही सामने। एक मिनट, चेंज ही नहीं हो रही। कंपोनेंट है एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशन नजर आए स्क्रीन पर नहीं आपको? आ रहा। मैं कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मैं सिर्फ वो इमोशन
वो जो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। पहले अच्छा, तो अब हमारे पास ये कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आई है इन सब चीज़ों को पढ़ के कि इमोशन इज़ डिफाइंड एज़ एक्सपीरियंस दैट हैज़ सब्जेक्टिव फीलिंग्स इसे कहते हैं जो एक इंडिविजुअल की अपनी फीलिंग्स होती हैं। कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, अच्छा मैंने आपको जब हमारा मेरा ख्याल से लेक्चर नंबर 1 था या 2 था तब मैंने आपको बताया था परसेप्शन के बारे में। परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि हमने कोई चीज़ परसीव की है अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्ट का मतलब 2 कोई से भी इंडिविजुअल हैं और मैंने उनके सामने एक गिलास रखा जिसमें आधा पानी था। अब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप क्या देखते हैं? आपने अपने अपनी राय के बारे में बताना है, राय का इज़हार करना है कि आप क्या चीज़ महसूस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? उनमें से एक सब्जेक्ट कहता है कि ये गिलास आधा पानी से भरा हुआ है और दूसरा कहता है कि ये गिलास आधा खाली है। तो इसका मतलब है कि दोनों की परसेप्शन अलग-अलग है, दोनों का एक गिलास को देखने का तरीका अलग-अलग है। तो इ इसे कहते हैं कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, मतलब आप स्टिमुलस को देखते हुए परसीव करते हैं चीज़ों को। स्टिमुलस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट। आपके सामने आपकी स्क्रीन्स खुली हुई है तो ये आपका स्टिमुलस है, ठीक है? मेरी आवाज़ जो है आपकी परसेप्शन का हिस्सा है जो अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। जैसे आप मेरी आवाज़ सुनेंगे आपका दिमाग जो है वो फटाफट इसको इंटरप्रेट कर रहा है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इसको, मतलब कोडिंग से डिकोडिंग करना। न्यूरॉन्स जो है वो फौरन जाके ब्रेन में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ना ये अल्फाज आ रहे हैं, इसको आप ट्रांसलेट करें ताकि जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टैंड कर सके। अब वो यहाँ बैठे बैठे अगर मैं चाइनीज़ बोलना शुरू कर दूँ वो डेफिनेटली आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आप इसके यूज टू नहीं है, आपका ब्रेन इस चीज़ से अवेयर नहीं है। आप बचपन से उर्दू बोल रहे हैं या कुछ रीजनल लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, तो इसे बोलते हैं कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस एंड बिहेवियर एक्सप्रेशंस। आपने एक चीज़ फील की, ठीक है? कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन हुई, आपके दिमाग ने उसको इंटरप्रेट किया, ट्रांसलेट किया, आपका एकदम रिएक्शन आया, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। आपके सामने एक भालू आ जाए या एक शेर आ जाए तो क्या होगा? आप उसे देखेंगे, आपका ब्रेन आपको बताएगा कि ये बेयर आ गया सामने, ये लाइन आ गया सामने, ठीक है? और एकदम से आपका फिजियोलॉजिकल रिएक्शन क्या होगा कि आपने यहाँ से जान बचा के भागना है क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है आपके लिए। तो ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हुआ। और बिहेवियरल एक्सप्रेशन क्या हुआ कि आप डर के भागे हैं। ये इसे इमोशन कहते हैं। इसमें इमोशंस के अंदर 4 चीज़ें, मेन 4 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव फीलिंग, कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस एंड बिहेवियरल एक्सप्रेशंस। जहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। अभी तक हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं इमोशंस की, एक हमने ब्रीफ थी पढ़ी थी और 2 हमने ये कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ी हैं। कंपोनेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशंस क्या होते हैं या हिस्से बोलते हैं कंपोनेंट्स को, या पहलू, इमोशन के पहलू क्या होते हैं? इमोशन जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक आपके कॉग्निटिव या कॉन्शियस एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, आपका ब्रेन कैसे इंटरप्रेट करता है चीज़ों को। फिर बॉडीली फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, आपको गुस्सा आया, आपका मुंह लाल हो गया, या कुछ लोगों को गुस्सा आता है उनके मुंह से झाग निकलने लग जाता है, वो एक्सट्रीम कंडीशन होती है एंड दैट इज एबनॉर्मल। आपको गुस्सा आया, आपने रोना शुरू कर दिया, ये आपका फिजियोलॉजिकल चेंज आता है। और दूसरा वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके बारे में मैं लास्ट लेक्चर में बहुत इन डेप्थ बता चुकी हूँ कि वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे बोलते हैं। इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं है वर्बल नॉन वर्बल में, आई होप आपने याद कर लिया होगा वो। मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस यस मैम। मैम। बोलें, मुझे रिस्पॉन्स तो करें आप। यस मैम। जो समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ लें। वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे बोलते हैं? मरियम वाज इन क्लास, मरियम आप बताओ। सॉरी मैम, मुझे नहीं आता। क्यों याद नहीं किया था? नहीं मैम, याद नहीं किया। ये गलत बात है, ये एंड में पाइल अप होके बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप मुश्किल हो जाएगी फिर।
वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होती है मैम जी मैं आई आप, हाँ जी श्योर। मैम वर्बल होती है जो बात हम बोल के एक्सप्रेस करते हैं, और नॉन वर्बल होती है जो हमारे जेस्टर और हमारी जब हम आंखों से कोई चीज को देखते हैं और कुछ ऐसे फेस एक्सप्रेशंस देते हैं, वो होती है नॉन वर्बल। हाँ जी ऐसे ही है बिल्कुल। इमोशन एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, आपको गुस्सा आया, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन आपने गुस्से से बोलना शुरू कर दिया, ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। कुछ लोग होते हैं जो शाउट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। आप वर्बली बता रहे हैं, अगले बंदे को बता रहे हैं कि आपको गुस्सा आया है इस चीज पर। और ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे बोलते हैं, आपका मुंह का लाल हो जाना, आपका रो पड़ना, आपके मुंह से झाग निकलना, ये नॉर्मल कम्युनिकेशन है कि मतलब देखकर आपके गेस्टर्स, फेशियल गेस्टर्स को देख के देखने वालों को पता चल जाए कि इससे गुस्सा आया, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ कि आपको गुस्सा आया। तो जो कंपोनेंट और एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशन है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है: कॉग्निटिव, कॉन्शियस एक्सपीरियंस, बॉडीली और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एंड वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इमोशन एज कॉन्शियस एक्सपीरियंस। कॉन्शियस एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि इसमें कॉन्शियस एक्सपीरियंस में कि ये सब पहला फैक्टर है जो आइडेंटिफाई करता है कि इमोशंस, आप कैसे इमोशंस फील कर रहे हैं। आप खुश हैं, आपने आपके आपको खुद पता चलेगा। इफ़ यू आर हंग्री, आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो आपके ब्रेन को जाके इंटरप्रेट करेंगे, उनको मैसेज पहुंचाएंगे, सॉरी इनको मैसेज पहुंचाएंगे कि आई एम हंग्री। ब्रेन इंटरप्रेट करेगा और आपको फोर्स करेगा कि आपने कुछ खाना है, ठीक है। इन केस आप ज़्यादा अरसे तक भूखे रहते हैं, आप खाते नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है। इसके ऊपर डिबेट हुई थी करंटली, करंटली नहीं, इनमें डिबेट हुई थी दो बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट के दरमियान, एक रिचर्ड था और दूसरा था लेजारस। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा काम किए हुए हैं और ये दोनों फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ब्रेन के ऊपर भी बहुत काम किया। उन्होंने कहा था कि कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन इज एसेंशियल एंड मस्ट कम बिफोर द सब्जेक्टिव फीलिंग। कि सबसे पहले हमारी कॉग्निशन, हमारा ब्रेन बताएगा हमें कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, उसके बाद हम खुद महसूस करेंगे, वो हमें जाके बताएगा। सबसे पहले हमारे दिमाग ने सोचना है, फिर वो हमें हमें जाके बताएगा, हमें आके बताएगा कि हम ये एग्जैक्टली ये चीज फेस कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले इंसान फील करता है, उसके बाद ब्रेन जो इंटरप्रेट करता है। आप पहले कैसे फील कर सकते हैं जब तक आपका ब्रेन इंटरप्रेट ना करे। आपका कोई भी इमोशंस है, सबसे पहले ब्रेन ने आपको बताना है, वो पहले ट्रांसलेट करेगा कि ये चीजें हो रही हैं और आपने रिएक्शन देना है। उसके बाद आप रिएक्ट करोगे। रिएक्ट कैसे करोगे, आपका बिहेवियरल चेंज आएगा, जिसमें खौफ की हालत में आपने वहां से भाग जाना है कि अपनी जान बचाने के लिए एक सेफ पोजीशन में जाएंगे। आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप या तो जोर जोर से हंसेंगे या जंप्स करना शुरू कर देंगे, डिपेंड करता है। लेकिन ये सारे जो है फिजिकल चेंजेस है जो बाद में आती हैं आफ्टर कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। तो एक चीज, ये वाली चीज तो आपने बहुत जहन में रखनी है, इसको अंडरलाइन भी कर लें और बल्कि इसको बोल्ड में आपने लिखना है कि सबसे पहले जो है ना कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन होती है, उसके बाद जो है ना फिजिकल चेंजेस आती हैं। फिजिकल चेंजेस यानी सब्जेक्टिव फीलिंग शो होती हैं। इसके बाद आ जाता है इमोशन एज बॉडीली और फिजियोलॉजिकल चेंजेस। पहले ब्रेन ने इंटरप्रेट किया, इसके बाद हमारी बॉडी ने चेंजेस शो किए, ठीक है। ये चेंजेस जो है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। जो मैंने चीज़ें बोली हैं ना, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत ऑर्डिनरी सी हैं, उनको आप एक दफ़ा पढ़ लें। जो मेन चीज़ें हैं ना, उसे मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी किया हुआ है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसे अंडरलाइन नहीं किया। अब आप समझते हैं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के से इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसे अपने नोट्स में लिख सकते हैं। According to psychologists, strong emotions are associated with the physical arousal. Arousal मतलब होता है किसी चीज को उभारना। Are most specifically with three kinds of changes. तो जब हमारी फिजिकल अराउजल हो रहा होता है ना, ड्यू टू एनी इमोशन, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो, पॉजिटिव इमोशन मतलब खुशी या एक्साइटमेंट, आपने डिबेटिंग कंपटीशन है वो जीत लिया है तो आप एक्साइटेड हैं, आप घर वालों को बताना चाह रहे हैं, आप खुश हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज पता चल जाएगा कि आज ये सब्जेक्ट जो है ना ये बहुत खुश है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिकली थ्री काइंड्स ऑफ चेंजेस, दैट इज चेंज इन द पेरिफेरिक नर्वस सिस्टम, सेकेंडली चेंज इन द एड्रिनल ग्लैंड्स, हमारे ग्लैंड्स हैं, एंड रोल ऑफ ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
जो चेंजेस है ना, इसको इसको ना आपने सिर्फ एक सरफेस लेवल पर, या आपने मैक्सिमम 3 से 4 लाइंस में इसको कवर कर देना है। पूरे पूरे पैराग्राफ है, आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज अ सोशल साइकोलॉजी। इसमें हमने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में या क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ना। ये जो बी और सी पॉइंट है ना, ये ग्लैंड के बारे में और नर्वस सिस्टम के बारे में, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है इस पर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। अगर एग्जामिनर ने इन डेप्थ पेपर बनाया, थॉरली पेपर बनाता है ना, तो हो सकता है वो इसमें से सवाल पूछ लेता है। लेकिन इनकेस अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि व्हाट आर द 3 मेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस विच अकर्स ड्यूरिंग इमोशन एंड इमोशन डिपेंड्स ऑन इट, तो आपने ये 3 चीजें लिखनी है। सबसे पहले चेंज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, हमारे ग्लैंड्स में जो सेक्रीशन हो रही होती है, हर वक्त सेक्रीशन हो रही होती है ग्लैंड्स में। ग्लैंड से कहते हैं डक्टलेस चीजें होती हैं जो सेक्रीट करती हैं डायरेक्टली इनटू आवर ब्लड, दैट इज नोन एज ग्लैंड। एंड रोल ऑफ ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, क्योंकि ये चीजें होंगे तो हमारे फिजिकल चेंजेस या बिहेवियर चेंजेस शो होंगी। चेंजेस इन पेरिफेरल सिस्टम। अच्छा, आप लिखें अपने रजिस्टर्स के ऊपर ब्रेन, बीच में लिखें ब्रेन। मैं आपको ना एक छोटा सा रफ सा ग्राफ बनाने को देती हूँ। ब्रेन, ब्रेन के आगे से 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप CNS भी लिख सकते हैं और PNS भी लिख सकते हैं। ब्रेन के आगे से 2 टाइप्स होती हैं, CNS कैपिटल में लिख दें, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरी टाइप होती है PNS, कैपिटल में लिखना है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आगे से 2 टाइप्स निकलती हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आगे से आपने 2 टाइप्स लिखनी है। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये नीचे ये देखेंगे लिखा हुआ है चेंजेस इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ना, द पेरिफेरल सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 मेन पार्ट्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये नाम लिखा हुआ है, ये आप स्क्रीन पर नजर आ रहा है सबको? यस मैम। जी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की आगे से 2 टाइप्स होती हैं, ये काइंड्स होती हैं। अच्छा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? अब आपने गौर से सुनना है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऐसा होता है जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, आप अगर फॉर एग्जांपल आपका जो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया जाए, तो आप कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग। आपके चेहरे से पता ही नहीं चलेगा, आपका चेहरा बिल्कुल स्पार्ट हो जाएगा, स्पार्ट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। आप खुश हैं, गमगीन हैं, गुस्से में है, फेस की कंडीशन में है, आपको आप कभी भी दूसरों को नहीं बता सकते। आपकी यहाँ पे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, वो स्टैटिक हो जाएगी, वो फ्रीज हो जाएगी। तो सोमैटिक चेंजेस इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे फेशियल मसल्स को। The somatic nervous system actually innervates our smooth muscles, making it possible for us to interact with our social and physical environment. ठीक है, इन केस अगर हम इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं तो हम we will be unable to express what exactly we are feeling. तो यहाँ पे आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच मसल या विच नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स आर फेशियल एक्सप्रेशंस। आपने कहना है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे फेशियल मसल्स को, हमारी स्किन से अटैच्ड जो टिश्यूज होती हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, सिर्फ टिश्यूज को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी बोन्स वगैरह को नहीं कर रहा होता, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो?
अच्छा, इसके बाद ये 3 पैराग्राफ्स आ रहे हैं, कार्डियोवेस्कुलर चेंजेस, गैल्वानिक स्किन रिस्पॉन्सेज, इसके आपने सिर्फ हेडिंग्स लिख देनी है। आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ लें, अच्छा है, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। आपने सिर्फ हेडिंग्स लिख देनी है, क्योंकि ये बहुत ना इन डेप्थ चला जाएगा, इतना आपको जरूरत नहीं है सोशल साइकोलॉजी में। तो जब आपके इमोशनल चेंजेस आएंगी, आपका हार्ट बीट रेट तेज होता है, आपको गुस्सा आया तो आपका दिल जोर से धड़कने लग जाता है, या फेयर की कंडीशन में होते हैं, इसे कहते हैं कार्डियोवेस्कुलर चेंजेस। गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि आपकी स्किन जो है, आपको फॉर एग्जांपल गुस्सा आ रहा है या आप रो रहे हैं, तो आपने कभी महसूस किया कि आपका स्किन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है? किया कभी महसूस कि ठंडे पड़े रहते हो आप लोग? रिस्पॉन्स दिया करें मुझे, ताकि पता चले कि मैं पढ़ा रही हूँ क्लास को। यस मैम। गिल्वानिक स्किन रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आपकी जो टेम्परेचर है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा जो है प्यूपिलोमेट्रिक्स, यानी कि आपकी जो आंख का प्यूपिल है ना, वो भी चेंज होता है इमोशंस की वजह से। आपने सिर्फ इनके नाम लिख देने, आपने ये बीच में नहीं लिखना। इसके बाद ऑटोनॉमिक रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है, इमोशंस जो है वो एक्टिवेट होते हैं थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब इंटीग्रेट होते हैं। इंटीग्रेट का मतलब होता है एक जगह जमा हो जाना। विच आर लार्जली अंडर हाइपोथैलेमस कंट्रोल। ये जो हमारे इमोशन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होते हैं, वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल में होते हैं। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स आवर इमोशंस। ठीक है, आपने बस इसका भी जो है ना, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है सिक्रीशन होती है। ये सारा जो है ना, ये सारा एक मतलब उन्होंने लिखा हुआ है एनाटॉमी ऑफ ब्रेन के अंदर के बारे में, कि हमें जब गुस्सा आता है या हमारे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं। देखिए, हर वक्त हम कुछ ना कुछ फील कर रहे होते हैं। इस टाइम आप क्या है, आप सीरियस होकर बैठे हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर ट्राइंग टू फोकस व्हाट आई एम सेइंग टू यू। ठीक है, तो ये भी इमोशंस का एक एक टाइप होती है। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम सीरियस हो जाएं, आपको कुछ महसूस ही ना हो, तो ये अब नॉर्मल चीज़ में चला जाएगा। तो जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती है ना, उसके अंदर ऑटोनॉमिक सिस्टम का क्या किरदार है, इसमें आपने सिर्फ क्या चीज़ कंट्रोल करती है, दैट इज हाइपोथैलेमस कंट्रोल, दैट्स इट। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, इसको आप एक दफा पढ़ लीजिएगा, आपको क्योंकि इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक आपका एक टॉपिक खत्म हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नो नोट्स मेकिंग से रिलेटेड, या फिर कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ लें, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँ। मैम जी मैम जी जी मैम काइंडली आपके जो नोट्स आप शेयर करती हैं, जो आपके स्क्रीन पे होता है, वो आप हमें भी सेंड कर दिया करें। अच्छा ठीक है। एक्चुअली जो मैंने आपको लास्ट टाइम काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मतलब मैंने अपने नोट्स आपके सिलेबस को सामने रख के बनाए हुए थे, तो वो तो स्क्रीन के ऊपर है, लेक्चर आपको दिया हुआ होता है, तो आप उसमें से देख लेंगे, नहीं तो मैं आपको शेयर कर दूँ। ये तो चीज़ मैंने भी शेयर करनी है आपसे, क्योंकि ये नोट्स। मैम वो हम फिर आप जब नोट शेयर करती हैं तो वो फिर उसके प्रिंट आउट निकल जाते हैं ना, इसका फोन से देख के याद नहीं होती कोई चीज। हाँ, तो आपने प्रिंट निकाल के याद करना है, या इसको इसको याद करने का क्या तरीका है कि आपने, मैं अभी आपको एक फाइल भेजूंगी ना, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, आपने इसे क्या करना है, आपने इसे गूगल ड्राइव पर चढ़ा देना है। चढ़ाना आता है गूगल पे? आपने अपना जीमेल अकाउंट बनाना है, वहाँ पर ड्राइव है, लिखे अपने नोट्स पे लिख लेंगे आपने क्या क्या स्टेप करने हैं। सबसे पहले जो आपने जो है ना जीमेल पर अकाउंट बनाना है, अगर नहीं है अकाउंट तो वहाँ ज़रूर बनाएं। ठीक है, जीमेल पर वहाँ पे ड्राइव का ऑप्शन आ रहा होगा, ड्राइव DRIVE, उसे क्लिक करके ओके मैम। आपने चढ़ा देना है गूगल ड्राइव पर। वहां पर आप चढ़ाओगे ना, तो क्या होगा कि फाइल उधर चली जाएगी, और आप उसको क्लिक करोगे तो जिस तरह आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है ना सारा, इस तरह आ रहा होगा। आपने फिर ड्राइव से डाउनलोड करना है कंप्यूटर के अंदर। इसे कहते हैं सॉफ्ट तरीके से सॉफ्ट फाइल को पढ़ना। अगर आप कंफर्टेबल है इस तरह पढ़ने में तो इस तरह पढ़ लें, नहीं तो उसका प्रिंट निकाल लें। इसको सामने रखें, इसे पढ़ते जाएं। प्रिंट वाला आइडिया ज्यादा इजी रहेगा। कौन सा? सॉरी, प्रिंट वाला।
जैसे आपको इजी लगे, जैसे आपको इजी लगे, क्योंकि आपने ये निकाला है ना, इसके बाद आपने इसके नोट्स बनाने हैं। अगर आपने प्रिंट निकाली है तो फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसके ऊपर ही आप लाइंस वगैरह लगा के, तो जो आपको जैसे आपको सूटेबल है आपने याद करना। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, नहीं तो मैं थ्योरी स्टार्ट करती हूँ। ओके, वी आर स्टार्टिंग theories of emotion, वी आर स्टार्टिंग theories of emotion नाउ, ठीक है। पिछला टॉपिक सबको अच्छी तरह समझ आ गया है ना, उसमें हमने क्या पढ़ा है, इमोशंस के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, और यस मैम। उसके बाद जो है वो कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिन पर इमोशन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। और मेन आपने जो चीज़ें लिखनी है, एनाटॉमी ऑफ ब्रेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक छोटा सा आपको एक रफ सा स्केच बना के बनवाया है, उसे आपने सामने रख के चीज़ करनी है कि हमारा जो ब्रेन होता है दैट डिपेंड्स ऑन द टू थिंग्स, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नंबर 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इसे कहते हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिपेंड्स ऑन द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, दैट कंट्रोल्स योर फेशियल एक्सप्रेशंस। इसको अगर ख़त्म कर दिया जाए सोमैटिक नर्वस सिस्टम को, या अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी आ जाती है आपको, तो क्या होता है कि आप बिल्कुल इमोशन आप शो ही नहीं कर पाते, आपके आपके जो वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है ना, वो खत्म हो जाती है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो इमोशंस में जब में आगे से 3 चीज़ें जो है डिपेंड कर रही होती हैं आप पर। एक जो आपकी कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन होती है, नंबर 2 आपका बिहेवियर और फिजिकल चेंज होता है, और नंबर 3 इट डिपेंड्स ऑन योर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? नो मैम। थ्योरीज ऑफ इमोशन के बारे में पढ़ते हैं। 4 थ्योरीज ऑफ इमोशन है, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थ्योरीज, और इनमें से एक पेपर में आएगी ही आएगी। ये आप लिख लें कि ये थ्योरीज ऑफ इमोशन आती है। ग्रेजुएशन लेवल पर, मास्टर्स लेवल पर, एमफिल लेवल पर ये पूछे जाते हैं सवालात कि व्हाट डू यू नो अबाउट द थ्योरीज ऑफ इमोशन, और राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ दीज। ये 4 लिखी हुई है उन्होंने। जेम्स लेंज थ्योरी है, कैनन बेयर थ्योरी है, स्केक्टर सिंगर थ्योरी एंड प्लस्टिक फंक्शनल थ्योरी है। चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह। ठीक हो गया। आज मैं आपको जेम्स लेंज थ्योरी पढ़ाऊंगी, ठीक है, जेम्स लेंज थ्योरी एंड कैनन बेयर थ्योरी, क्योंकि ये थोड़ा सा जो स्केक्टर सिंगर थ्योरी है ना, वो काफ़ी लंबी है। जेम्स लेंज थ्योरी ने कहा था, इसने सिर्फ आर्गुमेंट किया था कि हमारी जो है ना फिजिकल चेंजेस उस वक्त आती हैं, रिजल्ट तब आती हैं जब हमारे पास हमारे स्पेसिफिक सेंसेशन हम फील करते हैं। जेम्स एंड लेंज ये 2 बंदे थे, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था नेचर ऑफ इमोशंस के ऊपर, एंड हाउ द इंस्टिंक्टिव बॉडीली चेंजेस अकर्ड एज द रिस्पॉन्स ऑफ सम सिचुएशन और इवन इन अ एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, when we are sad and when we are extremely in anger we tend to cry। लड़कियों में तो थोड़ा होता है कि they are more emotional, तो उन्हें गुस्सा भी आता है तो वो रो पड़ती हैं। तो James and Lange proposed that we experience emotion as a result of physiological changes that produce specific sensation। सेंसेशन का आपको मैंने बताया हुआ है कि सेंसेशन किसे कहते हैं, कि हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं वो हम अपनी परसेप्शन के थ्रू चीज़ों को लेते हैं, जिसे हमारा ब्रेन जो है इंटरप्रेट करता है सिचुएशन को, फिर देन दैट लीड्स टू आवर बिहेवियर चेंजेस। बिहेवियर चेंजेस का भी मैंने आपको अभी बहुत इन डेप्थ बता दिया हुआ है। In turn, these sensations are interpreted by brain as a particular kind of emotions experience, which is called James Lange theory। ये जो पैराग्राफ है ना, ये वाला, इसमें सारी क्रक्स लाइंस हैं कि हमने हमारी फिजिकल, इसने कहा था कि पहले फिजिकल चेंजेस आती हैं, अब ही हमारा ब्रेन जो इंटरप्रेट करता है, जिसको लोगों ने, जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। वो कहते हैं कि नहीं जी, पहले हमारी कॉग्निशन आती है, कॉग्निशन इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है, और उसके बाद भी हमारी फिजिकल चेंजेस होती हैं। इन्होंने इसको इस तरह एग्जांपल दी थी कि अगर एक बंदा जा रहा होता है कहीं पर फॉर एग्जांपल, तो वो एक बेयर को देखता है, भालू को देखता है, बेयर को देखा, अफ्रेड हुआ और भाग गया। जेम्स लेंज थ्योरी कहती है कि सबसे पहले हमने बेयर को देखना है, फिर हमने भागना है, और उसके बाद हमने खौफजदा होना है। ये 3 चीजें हैं। एक ये वाली मेरा एरो जहां देख रहे हैं, वी सी अ बेयर, रन एंड अफ्रेड। लेकिन यूजुअली दूसरे लोग कहते हैं कि वी सी अ बेयर, वी अफ्रेड एंड देन रन। जेम्स लेंज थ्योरी कहते हैं कि नहीं जी, हम पहले देखते हैं, फिर भागते हैं, फिर हमें
हम डर जाते हैं, अफ्रेड हो जाते हैं। इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। Jameson believed that if physiological changes did not occur, we would be no emotion. हमारी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस अगर नहीं होंगे, डेट डिपेंड्स ऑन द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो हमारी कोई भी इमोशंस हम शो नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ था। क्रिटिसिज्म इज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। लारैब, ये जो क्लास हो रही है ना, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें पार्टिसिपेंट्स के, और मुझे ना ग्रुप में भेज दें। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? बाकी जो 3 थेरीज है ना, वो मैं आपको, ओके क्योंकि मीटिंग का टाइम जो है ना वो ऑलमोस्ट खत्म होने लगा है, तो आप जो है ना इसकी स्क्रीनशॉट लेकर ना मुझे ग्रुप में भेज दें अभी। जहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे